गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं संगम कुंभार। तो आज से हम साथ में देखेंगे हमारा नया सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए इसे ही शॉर्ट में हम मॉस कहते हैं और इसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सॉम भी कहा जाता है। ठीक है, सो पहले जान लीजिए ये सब्जेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा सिविल को थर्ड सेम में पढ़ाया जाता है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट मॉस मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि पिछले सेम में आपको एक और सब्जेक्ट था भाई, कौन सा था? वो था आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो शुरुआत में ही हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और जो अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्या है डिफरेंस? ठीक है, जान लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा भाई व्हाट इज़ रिजिड बॉडी एंड व्हाट इज़ नॉन रिजिड बॉडी। क्या है भाई रिजिड बॉडी? अभी देखिए मैंने ये पत्थर लिया, ठीक है, अभी देखिए अगर मैं इसे पत्थर को खींचूंगा तो आप जान लेना कि मैं उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, खींचने वाला फोर्स टेंसाइल फोर्स, और अगर मैं इसे दबाऊँ तो समझ लेना मैं इसके ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ये रफ डेफिनेशन हुई टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स की। कौन सी भाई? खींचने वाला टेंसाइल और दबाने वाला कॉम्प्रेसिव। ठीक है, जब आगे हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे तो इसे डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, अभी शॉर्टली जान लो खींचने वाला टेंसाइल और दबाने वाला कॉम्प्रेसिव फॉर अंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट। ठीक है, अभी देखिए मैं इसे खींचता हूँ मतलब टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ, क्या इसे खींचने से इसकी लेंथ बढ़ रही है? देखिए नहीं बढ़ रही सर, नहीं बढ़ रही। मैं अब इसे दबाता हूँ, क्या दबाने से इसकी लेंथ कम हो रही है? नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। अब इसे बेंड करके देखो, क्या ये बेंड हो रहा है? नहीं हो रहा सर, बेंड नहीं हो रहा। अभी इसे ट्विस्ट करके देखो, ये ट्विस्ट भी नहीं हो रहा। मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं एक ऐसा मटेरियल और एक ऐसी बॉडी जो कि बेंड ना हो, ट्विस्ट ना हो और जिसमें डिफॉर्मेशन ना आए। डिफॉर्मेशन मतलब क्या? उसकी लेंथ कम ज़्यादा ना हो, उसकी शेप एंड साइज कम ज़्यादा ना हो, होता है आपका डिफॉर्मेशन ना आए। ठीक है, उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा था क्या भाई? नहीं हो रहा था। मतलब एक ऐसी बॉडी जो कि बेंड, ट्विस्ट और जिसमें डिफॉर्मेशन ना आए, वो क्या होती है? आपकी रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, रिजिड तो अब समझ गए भाई। अभी देखते हैं नॉन रिजिड क्या होता है। अभी देखिए आप रबर तो जानते होंगे, रबर। ठीक है, अभी आपने कभी उसे खींच के देखा है? जब हम उसे खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है, बराबर ना? बढ़ती है, इलांगेट हो जाता है। अगर उसे दबाते हो दब भी जाता है, बराबर ना? अभी देखिए ये रबर, ठीक है, अभी मैं इसे बेंड करता हूँ, क्या बेंड हो रहा है? हाँ सर हो रहा है, बेंड हो रहा है भाई। अभी मैं इसे ट्विस्ट करता हूँ, क्या ये ट्विस्ट हो रहा है? हाँ हो रहा है, ट्विस्ट भी हो रहा है। मतलब एक ऐसी बॉडी, ठीक है, एक ऐसी बॉडी जो कि बेंड हो, जो कि ट्विस्ट हो और जिसमें कि डिफॉर्मेशन आए, मतलब जिसकी शेप एंड साइज चेंज हो, वो क्या होती है? आपकी नॉन रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, रिजिड बॉडी के एग्जांपल क्या देखा हमने? स्टोन देखा, बराबर ना भाई? स्टोन देखा। उसी तरह से नॉन रिजिड बॉडी का क्या हुआ फिर एग्जांपल? आपका रबर तो एक हो ही गया भाई, जो कि हमने देखा। उसी के साथ आपका स्टील भी आपका नॉन रिजिड होता है। आप कहेंगे भाई सर हमने तो कभी स्टील की लेंथ बढ़ती हुई नहीं देखी भाई, हम तो खींचते बढ़ती नहीं भाई। खींचने से नहीं बढ़ेगी, एट अ हाई प्रेशर उसे खींचना पड़ेगा भाई, तब उसकी लेंथ बढ़ेगी भी और दबाने से दबेगा भी। बेंड तो होता ही है और ट्विस्ट भी होता है। ठीक है, तो स्टील भी क्या होता है? आपका नॉन रिजिड मटेरियल होता है। ठीक है, ये तो जान गया भाई। क्यों जान रहे थे? ये क्यों पढ़ रहे थे भाई? इन दोनों का डिफरेंस देखना था ना, तो फिर डिफरेंस देख लेते। अभी देखिए पहले देखते हैं आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि पिछले सेम में था, इससे पहले आपने पढ़ाए। तो उसमें क्या करते थे भाई? उसमें क्या करते थे हम लेते थे रिजिड बॉडी। कौन सी? रिजिड बॉडी, मतलब ऐसी बॉडी जो कि बेंड, ट्विस्ट और डिफॉर्म ना हो, ऐसी बॉडी लेते थे और क्या करते थे? उसके ऊपर फोर्सेस लगाते थे बाहर से। ठीक है, और ड्यू टू दैट फोर्सेस बॉडी में जो इफेक्ट होते थे उसके बारे में हम स्टडी करते थे। किसमें? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मतलब क्या हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को ऐसा कह सकते हैं? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी। वो क्या है? वो क्या था आपका? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बराबर समझ गए। अभी देखते हैं भाई मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या है।
इसमें क्या करेंगे हम, नॉन रिजिड बॉडी लेंगे। सर नॉन रिजिड कौन सा, अरे भाई देखा ना, नॉन रिजिड जो कि बेंड ट्विस्ट और डिफॉर्म हो, लाइक रबर और स्टील। हम क्या करेंगे, नॉन रिजिड बॉडी लेंगे, इसमें मॉस में, ठीक है। मॉस में क्या करेंगे, अब हम नॉन रिजिड बॉडी लेंगे और उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करेंगे, और ड्यू टू दैट फोर्सेस बॉडी में जो जो इफेक्ट आएंगे वो हम स्टडी करेंगे। मतलब इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ फोर्सेस, जो कि बाहर से लगेंगे, विच डील्स विथ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन नॉन रिजिड बॉडीज। वो क्या है आपका मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इससे आगे अब हम हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या आपके दिमाग में कुछ सवाल आया कि भाई सर पहले से इससे में इतने ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, वही नहीं निकल रहे, पिछले भी कुछ बचे हैं, फिर एक और हार्ड सब्जेक्ट क्यों डाल दिया एमएसबीटी ने हमारे सिलेबस में, पहले क्या कम था, ये भी एक डाल दिया है ना, ऐसा कुछ आया होगा ना भाई। क्या यूज़ है इस सब्जेक्ट का, भाई देखो अगर एमएसबीटी ने डाला है कुछ सोच समझ के ही डाला होगा, बिना काम के तो नहीं डाल दिया, बराबर है ना, कुछ सोच समझ के डाल दिया होगा, कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा भाई। तो क्या होगा भाई, क्या पढ़ेंगे हम इसमें, वो भी देखना पड़ेगा ना। तो मैं बताता हूँ शुरुआत में ही आपको कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, मटेरियल के ऊपर फोर्सेस लगेंगे, बराबर, ठीक है। सपोज आपने गोल्ड लिया, स्टील लिया, एल्यूमिनियम लिया और पत्थर भी ले लिया और रबर भी ले लिया, ये 4-5 तरह के मटेरियल ले लिए। अभी क्या क्या करेंगे आप, सपोज इसके ऊपर एक सेम फोर्स आपने बाहर से अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होंगे, डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे, बराबर ना। अगर रबर के ऊपर फोर्स लगाया वो अलग तरह से रिएक्ट करेगा, और अगर स्टोन है जो आपका वो अलग तरह से रिएक्ट करेगा। भाई फोर्स तो सेम लगा दिया, मटेरियल ने अलग तरह से क्यों रिएक्ट कर दिया भाई, ये तो नाइंसाफी हुई ना। फोर्स तो सेम था, मटेरियल अलग तरह से रिएक्ट कर गया, धोखा दिया मटेरियल ने। ऐसा नहीं हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ पता है, ड्यू टू इनर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। हर मटेरियल की अपनी अपनी कुछ ना प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, मटेरियल फोर्स को अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे सब्जेक्ट में वो सारी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, हर मटेरियल की अपनी अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो भी हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे भाई, अभी देखिए सपोज आपके पास ये एक बीम है, बराबर, ये एक बीम है। अभी सपोज यहाँ से उसके ऊपर एक फोर्स लगा, ठीक है, या फिर ऊपर से इसके बीम के ऊपर लोड आया। अब क्या होगा, दिस बीम विल ट्राई टू बेंड लाइक दिस, ये इस तरह से बेंड होना चाहेगा। आपके घर के अंदर का बीम इस तरह से बेंड होना चाहेगा। आपने देखा है कभी आपके घर के अंदर के बीम को इस तरह से बेंड हुए, नहीं देखा ना। हम भी चाहते हैं बीम इस तरह से बेंड ना हो, ठीक है, लेकिन लोड आता है तब इस तरह से बेंड हो जाता है वो, लेकिन हम चाहते हैं इस तरह से बेंड ना हो। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले से इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर लोड आया भी तो ये बेंड नहीं होता। क्या करते हैं बताए, अभी देखिए ये है इसका क्रॉस सेक्शन, तो हम क्या करते हैं पता है, ये बीम है, ये है इसकी विड्थ, ये नीचे वाला डायमेंशन है इसकी विड्थ बी, और ये है इसकी डेप्थ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पता है, हम करते हैं कि ये जो डेप्थ है ये बढ़ा देते हैं। डेप्थ बढ़ाने से क्या होता है पता है, बीम बेंड नहीं होता। सर ये डेप्थ ही क्यों बढ़ाई, ये बी भी तो बढ़ा सकते थे, या फिर ये बीम की लेंथ भी तो बढ़ा सकते थे ना, फिर डेप्थ ही क्यों बढ़ा दी, बराबर है ना। क्यों बढ़ा दी, पता है क्यों बढ़ा दी, नहीं पता ना, ये भी इसमें पढ़ लेंगे भाई। क्यों डेप्थ ही क्यों बढ़ा दी, बी है, पर लेंथ क्यों नहीं बढ़ा दी भाई, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ये तो हुआ आपका कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, भाई हमारा भी तो कुछ होगा ना भाई हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, और आपको पढ़ाने के पीछे हमारा एम क्या है भाई, ये हम पढ़ा रहे हैं आपको। इसलिए देखिए अभी क्या हो जाता है, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, बराबर, आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, सारी चीज़ें अपने दिमाग में रिटेन कर लेते हैं। जब एग्ज़ाम आता है 8 सेमेस्टर का आपका, तब एग्ज़ाम में जाके लिख भी लेते हैं, अच्छा सा स्कोर भी करते हैं, बराबर। लेकिन क्या होता है, देखिए अभी देखिए, जब आपके कॉलेज में कैंपस आ जाए, कोई कंपनी आ जाए, इंटरव्यू लेती है, तब आप इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एग्जाम में तो काफ़ी कुछ लिख देते हैं, याद कर लेते हैं ना वे बुक में से, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट पूछे जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पूछी जाती है,
तब इंटर में वो सारी चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन तब आपको वो याद नहीं रहती, क्योंकि आपने क्या किया था भाई, सिर्फ पढ़ लिया था ना, कुछ कंसेप्ट नहीं जाने थे क्या होता है कैसे होता है। या फिर क्या होता है, आप सब अच्छे मार्क्स लेके डिप्लोमा पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसका प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन तब आपको क्या करना पड़ता है, आपको फिर से अपनी डिप्लोमा की इंजीनियर की किताबें बाहर निकालनी पड़ती है, एक एक बार फिर से पढ़ना पड़ता है, उसके पॉइंट नोट डाउन करने पड़ते हैं। क्यों, जब आप पढ़ रहे थे तब आपने ठीक से नहीं पढ़ा था, इसलिए फिर से वो मेहनत फिर से करनी पड़ती है। हम क्या करेंगे पता है, जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, उसी वक्त आपको बता देंगे भाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हाईलाइट कर देंगे भाई, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, नोट डाउन दिस स्टैंडर्ड वैल्यूज, नोट डाउन दिस स्टैंडर्ड फार्मूलाज, ये अपना फॉर्मूला लिख लो, ये वैल्यूज लिख लो, ये कंसेप्ट याद रखो, एक डायरी बना लो भाई, उसमें लिखो। इस तरह से क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे भाई। यही हमारा एम है कि आप तक अच्छे से अच्छा वो क्वालिटेड एजुकेशन पहुँचाए, क्वालिटेड मटेरियल पहुँचाए, ठीक है। ये हमारा एम है, ये सब्जेक्ट पढ़ाने के पीछे, ठीक है। तो इस बेसिक सी चीज़ें थी जो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये हमने आपको बता दी। इसके आगे हम क्या करते हैं, अब हमारा सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, these are the various unit which are included in our syllabus और which are included in our subject, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट में दिए हुए ये 6 यूनिट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन से यूनिट में हम कौन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये फास्टली थोड़ा सा जैसे इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा हमारा पूरे चैप्टर्स का, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कि भाई मूवमेंट क्या होता है, आपका मूवमेंट क्या होता है, उसके बाद में देख लेंगे भाई इनर्शिया क्या होता है, फिर बाद में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती है, अनसिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती है, ठीक है। ये जो थ्योरम बताया मैंने, परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, इन थ्योरम्स का भाई यूज क्या है, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई, वो भी क्या करेंगे हम हमारे फर्स्ट चैप्टर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में देख लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे भाई सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है। देखिए अभी देखिए, सपोज आपने एक बॉडी ले ली, ठीक है, एक बॉडी ले ली, अभी इसके ऊपर बाहर से एक फोर्स लगा दिया भाई, सपोज आपने 10 किलो न्यूटन वाला दोनों तरफ से, ठीक है, 10 किलो न्यूटन वाला दोनों तरफ से। अभी देखिए क्या होगा, ड्यू टू दैट फोर्सेस व्हाट हैपन, बॉडी विल ट्राई टू इलोंगेट, लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सपोज पहली इतनी थी, ये बाहर की इतनी बढ़ जाएगी, बराबर ना, इस तरह से बढ़ सकती है भाई फोर्स लगाने से। लेकिन क्या होगा पता है, फोर्स लगाने से, इसे खींचने वाला कौन सा, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अगर आपने इसके ऊपर बाहर से टेंसाइल फोर्स लगाया एक बॉडी के ऊपर, तो क्या होगा, दिस बॉडी विल ट्राई टू इलोंगेट, लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ट्राई करेगी बढ़ना। लेकिन क्या होगा पता है, ये बॉडी चाहेगी भाई इसकी लेंथ ना बढ़े, वो जैसी है वैसे की रहे, इसलिए बॉडी क्या करेगी पता है, बॉडी अंदर से एक फोर्स लगाएगी, इस फोर्स के अपोजिट में, पता है, इस तरह से बॉडी फोर्स लगाएगी। ये दिखता नहीं भाई, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसे होता है, कोई भी बॉडी हो, रिजिड हो या फिर नॉन रिजिड हो, इस तरह से होता है, बॉडी अगर अंदर से फोर्स लगाएगी भाई, ठीक है। तो ये जो फोर्स अंदर से लगाती है, जिसकी वजह से बाहर के फोर्स को रजिस्ट कर पाती है भाई, इस फोर्स को क्या कहते हैं, ठीक है। और अगर इसकी लेंथ बड़ी भी, तो ये बड़ी वही लेंथ होती है ना भाई, इसको क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम निकालेंगे कौन से चैप्टर में, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से अंदर से रेजिस्टेंस लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसकी फार्मूलाज क्या है, ये सारे हम इसमें देखेंगे। और जैसे ही मैंने पहले आपको बताया कि हम क्या करेंगे, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, बराबर बताया था ना मैंने। तो हम क्या करेंगे भाई, इस चैप्टर में मटेरियल की डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम स्टडी करेंगे हमारे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका इलास्टिक कांस्टेंट भाई। तो इलास्टिक कांस्टेंट में क्या पढ़ेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट में हम पढ़ेंगे भाई पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, जिसे हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इलास्टिक कांस्टेंट में पढ़ेंगे। और ये जो मॉडुलस मैंने बताया आपको, इनके बीच में कोई एक रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन होता है, तो रिलेशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, उनके डेरिवेशंस क्या होते हैं, ठीक है। बाद में उनके ऊपर के न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें हम क्या किस में पढ़ेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट में पढ़ेंगे।
बाद में आता है आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अभी देखिए क्या होता है, ये सपोज आपके पास एक ये आपका एक बीम है। अभी देखिए इसके ऊपर से एक फोर्स लगा, ये फोर्स लगा, ये है इस बीम के एंड रिएक्शंस आर ए एंड आर बी। अभी क्या होता है, इन फोर्सेस की वजह से और एंड रिएक्शंस की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है पता है, बॉडी में शेयर फोर्स आता है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं भाई, वो इसमें देखेंगे भाई। शेयर फोर्स पहले क्या होता है ये भी इसमें देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है, इन फोर्स की वजह से शेयर फोर्स तो आ ही जाता है, लेकिन क्या होता है, और इस फोर्स की वजह से बॉडी विल ट्राई टू बेंड लाइक दिस। ठीक है, बॉडी विल ट्राई टू बेंड लाइक दिस, इसमें बेंडिंग आ जाती है भाई इस फोर्स की वजह से, मतलब बेंडिंग आती है, मतलब बेंडिंग मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, तो फिर वो कैसे आता है वो भी हम इसमें देख लेंगे। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है ये भी इसमें देख लेंगे भाई। ठीक है, तो क्या होता है, अलग अलग तरह की लोडिंग होती है। अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट लोड डाल दिया, बाद में कभी किसी और टाइप्स की लोडिंग जैसे यूडीएल होता है, यूवीएल होता है। ठीक है, उस तरह के अलग अलग लोडिंग की वजह से क्या होगा, बॉडी में जो बेंडिंग मूवमेंट आएगा उसकी वैल्यू कोई अलग होगी। ठीक है ना, कोई और अलग वैल्यू होगी। तो वो वैल्यूज़ कैसी होती है अलग अलग टाइप्स के लोडिंग के लिए, ये भी इसमें देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, हम बीम्स होता है हमारा, ये जो बीम है ये होता है, इसमें भी क्या होता है, बीम के अलग अलग टाइप्स होते हैं भाई। कौन से, सिंपली सपोर्टेड होता है, कैंटिलीवर होता है, फिक्स होता है, ओवरहैंग होता है, कंटिन्यूस होता है। ये क्या है भाई, ये बीम के टाइप्स है। तो हम क्या करेंगे, हमारे चैप्टर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में वो भी देख लेंगे भाई कि बीम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बीम के ऊपर जो फोर्स लगता है या फिर जो लोड आता है वो भी अलग तरह का होता है भाई। कभी शेयर फोर्स कभी टेंसाइल फोर्स लग जाता है, कभी कॉम्प्रेसिव लग जाता है भाई, वो भी क्या होता है वो भी हम इसमें देख लेंगे। बाद में हम देखेंगे भाई शेयर फोर्स एंड बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेसेस इन बीम भी देख लेंगे क्या होता है भाई, ये भी देखेंगे। देखिए जैसे क्या होगा, इस फोर्स की वजह से बॉडी में शेयर फोर्स आ जाएगा और ड्यू टू शेयर फोर्स बॉडी में शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। उसी तरह से बॉडी में बेंड हो जाए, अगर बीम बेंड हो जाए, इसमें बेंडिंग मूवमेंट आ जाए तो क्या होता है, बॉडी में बेंडिंग स्ट्रेसेस भी क्रिएट होते हैं, बॉडी में बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं। तो कैसे होते हैं, वो क्या है, उनका कंसेप्ट क्या है, वो कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेसेस इन बीम में देख लेंगे। लास्ट चैप्टर आपका आता है कॉलम। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉलम क्या है ये देख लेंगे, कॉलम के टाइप्स क्या है वो देख लेंगे। ठीक है, कॉलम अलग तरह के होते हैं वो देखेंगे। अभी क्या होता है हम जानते हैं, स्लैब का लोड कहाँ पे आता है, बीम पे आता है, बीम का कॉलम पे आ जाता है और कॉलम का लास्टली फुटिंग में चला जाता है, बराबर ना। मतलब ऊपर से कॉलम पे लोड आता है, ड्यू टू दैट लोड क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा रहा, अगर प्रॉपर कॉलम डिज़ाइन ना किया हो तो क्या होता है, कॉलम फेल हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कॉलम अलग अलग तरह के होते हैं, तो ड्यू टू दैट लोड अलग अलग तरह के कॉलम अलग अलग तरह से फेल हो जाता है भाई। वो देख लेंगे भाई कौन कौन से तरह के कॉलम होते हैं और किस तरह से फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं क्या, कॉलम फेल ना हो। ठीक है, नहीं चाहते ना भाई, उसके लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना पड़ता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ये भी हम इस चैप्टर में देख लेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स है जो कि 1 बाय 1 हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो ठीक है, आपने जान लिया भाई ये 6 चैप्टर्स है, इनमें क्या क्या है, ये क्या क्या पॉइंट्स है, ये भी आपने जान लिए। तो अब क्या करते हैं, हम हमारा फर्स्ट चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है।